वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मेरा 12th बोर्ड्स में 93.2% का स्कोर था। 12th बोर्ड्स में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। यहां पर जो 12th के बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल अपने बोर्ड्स पर फोकस ना करके जेई पर फोकस किया, उनके लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो ठीक है, जेई के टाइम पे भी पढ़ा हुआ था, बट इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन ये तो सब्जेक्ट तो मैंने बिल्कुल बोर्ड से जस्ट पहले पढ़े थे, फिर भी अच्छा स्कोर किया। 12th बोर्ड्स में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। यहां पर जो 12th के बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल अपने बोर्ड्स पर फोकस ना करके जेई पर फोकस किया, उनके लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब लास्ट टाइम में हम बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कर भी पाएंगे या नहीं, जो 75% का क्राइटेरिया है वो भी क्रॉस हो पाएगा या नहीं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम पूरी A to Z बात करने वाले हैं कि क्या बोर्ड की इतनी टेंशन लेना जरूरी है या बोर्ड कितनी बेयर मिनिमम चीजें मांगता है तुमसे अच्छा स्कोर करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मेरा 12th बोर्ड्स में 93.2% का स्कोर था और ये स्कोर मैंने जेई की प्रिपरेशन की उसके बाद आया। जेई पर फोकस था, बोर्ड्स पर फोकस नहीं था। बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो गया उसके बाद रिजल्ट का वेट किया, उसके बाद जाकर मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करी थी और मेरा ये स्कोर आया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो ठीक है, जेई के टाइम पे भी पढ़ा हुआ था, बट इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन ये तो सब्जेक्ट तो मैंने बिल्कुल बोर्ड से जस्ट पहले पढ़े थे, फिर भी अच्छा स्कोर किया। अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि बोर्ड्स ना बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होता है। जो तुम पिछले साल देख कर जा रहे हो ना, वही इस साल आ जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ बहुत ही नया पूछ लेते हैं बोर्ड्स में, बट ओवरऑल ऐसे डिस्कशन नहीं करता हूं, मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करता हूं जिससे कि तुम्हें भी इजी रहेगा। सबसे पहले 18 फेब को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। उस एग्जाम की बात करें, सिर्फ एक दिन पहले मैंने पढ़ाई करी थी उस एग्जाम के बारे में। उस एग्जाम को इतना इजी मान लो कि अगर तुम सिर्फ नॉर्मल वन शॉट जैसी चीजें भी देखकर चले गए या थोड़ा बहुत पढ़कर चले गए, एक इजी टिप दे देता हूं फिजिकल एजुकेशन के लिए, पूरी पूरी थ्योरी मत पढ़ना, हेडिंग पढ़ लेना, उस हेडिंग के मतलब थोड़ा सा जान लेना, उसके बाद तुम खुद लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योगा चैप्टर था एक, आई थिंक उसमें कोई आसन था, उस आसन को पढ़ लो, उस आसन में क्या होता है वो पढ़ लो, उस आसन के क्या बेनिफिट्स है वो पढ़ लो। ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा होता है बाकी सारी चीजों में वो चीज। तो ऐसा मत करना कि तुम बहुत बड़ी थ्योरी है तो पूरा छोड़ ही जाओ, हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में सपोज 5 पॉइंट्स पूछे या 5 चीजों को डिफाइन करना है, तुमने वो हेडिंग पढ़ रखी थी, उनका मतलब जान रखा था, तो तुम उसको लिखोगे और उसका मतलब अपने आप बनाकर लिख दोगे। बोर्ड का मतलब है जस्ट थ्रो द थ्योरी ऑन द पेपर, उसके अलावा और कुछ नहीं। थ्योरी अगर अच्छे से लिख दोगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। उस थ्योरी को लिखने के लिए जो हेडिंग डाल रहे हो उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे कि तुम हेडिंग को पूरा सा डिफाइन कर पाओ। दैट्स इट। फिजिकल एजुकेशन को ऐसा तुम बहुत ज्यादा लोड मत लो उसका। उसके बाद जो 20 फेब को तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, उसकी मेन टेंशन लो। उसकी टेंशन क्यों लेनी है? क्योंकि तुमने फिजिक्स में जेई के टाइम पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स करे थे, थ्योरी बहुत कम पड़ी थी, बट यहां अब तुम्हें थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरी थ्योरी दोबारा से पढ़नी है बिल्कुल A to Z। मैंने पहले जैसे कि कहा, बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं और कहीं ना कहीं तुम लास्ट ईयर के एग्जाम्स को देखकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस बार कौन से क्वेश्चन तो फॉर श्योर आने ही आने। ऐसी ही एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शन तुम्हारे लिए कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट भी कर सकता है। तुम इस व्हाट्सएप बॉट में सिर्फ पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस देख सकते हो। तुम इस एआई बॉट में ना सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, बल्कि 2026 में मोस्ट रिलेवेंट या फिर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन क्या होने वाले हैं वो तक प्रिडिक्ट करवा सकते हो। इसके अलावा तुम पूरा का पूरा मॉक टेस्ट यहां पर निकाल सकते हो और उसको दे सकते हो। उसको अटेम्प्ट करने का फायदा ये रहेगा कि वो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन उस बेस पर हो जाएगी। इसके अलावा तुम उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी यहां पर निकाल सकते हो, जिससे कि तुम उस क्वेश्चन को देखकर उसका सोल्यूशन रीड आउट कर लो, तो उससे तुम्हारी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार ये वॉट चेक जरूर करना। इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारी पूरी थ्योरी तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी थ्योरी करनी है। मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चंस थे बस वो रीड करे थे। मैंने ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन देखा और उसको अटेम्प्ट खुद से कर रहा हूं, नहीं, मैंने क्वेश्चन देखा, उसका सोल्यूशन खुद पढ़ा और सोचा कि क्या मैं भी यही सोच रहा था, या जब ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाएगा तो मैं ये चीज लिख पाऊंगा। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो उसी को उसी टाइम पे मेमोराइज कर लो, उस थ्योरी को समझ लो उसी टाइम। थ्योरी समझने में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट जेई के टाइम में समझा हुआ होगा। बस उस थ्योरी को तुम्हें बनाना आना चाहिए या थोड़ा सा लिखना आना चाहिए कि क्या लैंग्वेज यूज करो, और टीचर एक्यूरेट मार्क्स दे दे। इसके बाद अगर हम बात करें, फिजिक्स इजिली हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले फिजिक्स में भी तुम इजिली कर लोगे, क्योंकि वो जेई के टाइम पे तुमने। अब बात करते हैं 28 फेब को होने वाला केमिस्ट्री का एग्जाम। सबसे पहली चीज, 8 दिन मिल रहे हैं, चलो ठीक है 7 दिन तो सही मिल रहे हैं तुम्हें। इन 7 दिनों में तुम बहुत आराम से कर सकते हो पूरी की पूरी केमिस्ट्री।
देखो, फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें थ्योरी करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुम्हें थ्योरी करनी है, इनऑर्गेनिक में तुम्हें ऐसा अलग से कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ दो पोर्शन की थ्योरी करनी है। फिजिकल की न्यूमेरिकल तुम पहले से करते हुए आए हो, तुम पेपर में भी कर लोगे, लिखने का तरीका बस एक बार देख लेना सॉल्व्ड क्वेश्चंस को देख देख कर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें रिएक्शन सॉल्व करनी आती है, उसी रिएक्शन को डिफाइन करना सीख लो, बस ए से बी बना और ये रिएजेंट यूज करा, उस चीज को बस डिफाइन, उसी चीज को लैंग्वेज में लिखना सीख लो और इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक बोर्ड्स के हिसाब से। इनऑर्गेनिक में जो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो, बस वन वर्ड आंसर की जगह उसी को थ्योरी में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। हाँ, कोई चीजों की रीजनिंग पूछ लेता है कि ऐसा हो रहा है, इससे ये हो रहा है, या ऐसा क्यों होता है, तो वो रीजनिंग की थ्योरी कर लेना। वो तुम कैसे करोगे? सेम कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट यूज कर लो, या फिर कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स जो सॉल्व होते हैं उसको फॉलो कर लो। पूरा का पूरा पेपर एक दिन लेके बैठ जाओ और A to Z पूरा देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आया, इसका आंसर टॉपर ने क्या लिखा था। टॉपर्स के सॉल्व क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, CBSE की वेबसाइट पर भी सॉल्व क्वेश्चन मिल जाते हैं, तुम उनको देख लो, उन आंसर शीट्स को देख लो कि टॉपर ने इसका आंसर कैसे लिखा था, क्या लिखा था। सिर्फ उतना पढ़ के चले जाओगे ना, 75% तो क्राइटेरिया बहुत दूर की बात है, अच्छे मार्क्स आ जाए। तो एज सच केमिस्ट्री में भी तुम्हें कोई दिक्कत लेने की या लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलाइन कर रहा होगा तुम्हारे जेई के साथ। अब बात आती है मैथ्स, यहाँ पर भाई लेवल बहुत डिफरेंट आना है। जेई का ये लेवल था, बोर्ड्स का ये लेवल हो जाएगा। जेई में तुम्हें कुछ डिफाइन नहीं करना था, कुछ रीजन नहीं लिखना था, कोई थ्योरम यूज कर रहे हो तो वो नहीं लिखनी थी, बट यहाँ पर तुम्हें वो सब करना पड़ेगा, एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। स्टेप मार्किंग भी हो जाती है, तो स्टेप्स तुम्हें प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं तुमने डायरेक्ट आंसर मार दिया है, कुछ कर दिया। कोई सारे मेथड्स तुम बोर्ड में यूज नहीं कर सकते हो अपने जेई के। मेरे ख्याल से एक बार चेक करना कौन कौन से मेथड यूज नहीं कर सकते हो। आई थिंक एक एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल जिसको कहते हैं वो यूज करते हैं हम जेई में, वो तुम बोर्ड्स में शायद यूज नहीं कर सकते हो, तो उन रूल्स को यूज मत करना। इन केस तुम्हें नहीं पता है और नहीं पता कर पा रहे हो, पेपर में बैठे हुए हो, तब तुम्हें कुछ यूज करना पड़ जाए तो प्लीज मेंशन साइड में जरूर कर देना कि एटलीस्ट उसका मार्क्स शायद मिल जाए। मैथ्स का पेपर लेंदी आता है, जेई का जितना लेंदी था उससे भी ज्यादा लेंदी तुम्हें मैथ्स का अपना बोर्ड का पेपर लगने वाला है, तो मैथ्स के पेपर की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ज्यादा डिफाइन करने के चक्कर में एक डिलेमा में, मतलब अगर अभी डिलेमा हो रहा है तो अभी कर लो, ठीक है कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पेपर में बैठे बैठे मत सोचना कि ये लिखूं या ना लिखूं, पेपर में बस अपनी फ्लो मत रोकना, करते रहना। अगर फ्लो रोकोगे ना तुम्हारा पेपर फॉर श्योर छूट जाएगा, क्योंकि यार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेरे ख्याल से बोर्ड में, जो मेरे बोर्ड के टाइम पे आया था, और मेरा मैथ का एग्जाम छूटा था, सही बता रहा हूँ। एक 5 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, वो छूट गया था। और वो ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं था, मुझे प्रॉपर आता था, बस उसी डिलेमा में कि यार इसमें बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं तो ये लिखूं या ना लिखूं, उस चीज में वो छूट गया था। बट हाँ, तुम्हारे पास मैथ्स के पेपर के लिए अच्छा टाइम है, 9 मार्च को एग्जाम है तुम्हारा मैथ्स का, तब तक आराम से तुम प्रिपेयर कर सकते हो। इस बार प्लीज अगर होली से बच पाओ तो बच लो यार। एक दिन में तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई होली होली, तो भाई ठीक है, एक दिन की होली है, एक दिन ही मना लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। बट वो होली का क्रेज जो 3-4 दिन चलता है, तुम उसमें बह जाओगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन का टाइम चला जाएगा और उसके बाद तुम्हारा पेपर खराब होना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। भाई देखो, इस बार पता नहीं क्या ट्रेंड फॉलो हो गया कि लास्ट में इंग्लिश का एग्जाम डाल दिया है, वरना जब मेरे टाइम की बात करें, मुझे आज भी याद है 2024 में नहीं 2023 में मैंने अपने बोर्ड्स दिए थे और 24 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम पढ़ा था। 24 फरवरी को मेरा इंग्लिश का एग्जाम था और मैंने 21 फरवरी को पढ़ना शुरू करा था इंग्लिश। 21, 22, 23 फेब, इन 3 दिन में पूरे साल जो इंग्लिश बच्चा पढ़ता है 12th के बोर्ड्स के लिए, वो 3 दिन में पूरी कवर कर दी थी। मुझे उस वक्त नहीं पता भाई कैसे कर दी थी, आज लगता है कि हाँ कर दी, इट वॉज लाइक फन। बट हाँ, अगर मैं 3 दिन में इंग्लिश कर सकता हूँ, और मुझे नहीं याद है बट हाँ मेरे 90+ ओवरऑल मार्क्स थे इंग्लिश में, जितना मुझे याद आ रहा है, तो इतने मार्क्स ले आया था 3 दिन में पढ़ के। ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अच्छे से टाइम डिवाइड करना है, पूरा पूरा थ्योरी समझने या मतलब पढ़ने नहीं लग जाना है। तुम्हें बेसिकली यूट्यूब को सहारा बना लेना है थोड़ा सा चैप्टर समझने के लिए। उसके अलावा सीधे टॉपर की जो आंसर शीट होती है, CBSE वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती है शायद, तुम उसको रेफर कर लो, उसको पूरा का पूरा पढ़ लो, टॉपर ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा। मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत डरा हुआ था अपने पहले इंग्लिश के बोर्ड में, बट वो जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, आई वाज लाइक कि यार ये तो मैं करके आया हूं, ये तो मैं 3 दिन में यही तो पढ़े हैं मैंने, बस इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जब 3 दिन या कम टाइम है तो तुम सिर्फ वो पढ़ो जो पेपर में आने वाला है। उसके लिए मैंने बताया तुम्हें क्या करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चन क्या पूछा है उसके आंसर क्या है वो बस पढ़ जाओ, समझ जाओ कि अच्छा ये हुआ है स्टोरी में तो ये इसका आंसर है, और तुम वो पूरा का पूरा कॉपी करके लिख दोगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ्स के पेपर में जैसे टाइम शॉर्टेज रहती है, वैसे ही इंग्लिश के पेपर में भी टाइम शॉर्टेज रहती है। पेपर जल्दी से पूरा कर लेना, ऐसा मत करना कि तुम बहुत फ्लो में या धीरे धीरे लिख रहे हो तो पेपर छूट जाए तुम्हारा, बस वो मत होने देना। बाकी तुम इंग्लिश को भी सिंपल बस लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको रेफर करो, जो यूट्यूब पे वन शॉट्स हैं अगर वो देखने हैं वो देख डालो।
तुम पूरा का पूरा पेपर अच्छे से कर सकते हो। जो लिटरेचर के अलावा का पोर्शन बचा हुआ है उसको तुम बस लास्ट ईयर रेफर कर लो, उसके अलावा कुछ मत करो। लास्ट ईयर जो जो पूछा गया है जैसे जैसे हुआ है बस उसको रेफर कर लो, और कुछ जरूरत नहीं है इंग्लिश में। लिटरेचर के लिए अगर तुम्हें कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुम बस क्वेश्चंस पढ़ते रहना कि लास्ट ईयर जब पिछले साल के हो गए उससे भी पिछले साल के, फिर और पिछले साल के, ऐसे करके करते रहना। तुम्हें जितना टाइम हो एटलीस्ट 2 या 3 सालों के कर लेना। कुछ लोगों के पास कंप्यूटर साइंस होगी जिसका एग्जाम फिर 25 मार्च को होगा, जो बीच में अच्छा खासा गैप है तुम्हारे पास, तो उसका मैं सच कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी तो मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या होता है। बट हाँ, उसके लिए गैप है 13 डेज का, तो उसमें तुम आराम से कर सकते हो जब बाकी सब्जेक्ट्स हो पा रहे हैं। और एज सच कोई बहुत ज्यादा प्रेशर मत लेना, बोर्ड्स कंपैरेटिवली सच में इजी होता है। तुम बस अच्छे से थ्योरी अपनी लिखाओगे, सामने वाले को समझा पाओगे, दैट्स इट। बोर्ड में इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। और सही में जितना प्रिपरेशन गैप बीच में मिल रहा है ना, सिर्फ उतनी ही तैयारी कर लोगे ना, सिर्फ उसमें ही तैयारी कर लोगे ना, तब भी तुम बहुत इजीली 85% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से अपनी थ्योरी लिखाओगे। दैट्स इट। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहो। बोर्ड्स के बाद बात करते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा कैसे करना है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी फिर तुम्हारे पास कम टाइम रह जाएगा। और ऐसा मत सोचना कि भाई बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी नहीं हो रही है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए बस 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करोगे कहीं ना कहीं वो तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट का भी रिवीजन हो ही रहा है साथ में। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।